नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भारतवर्ष पर निबंध लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हिंदी की परीक्षा में भारतवर्ष से संबंधित निबंध पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को भारतवर्ष से जुड़े जो निबंध है वो लिखना नहीं आएगा तो दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम में भारतवर्ष से जुड़े जो निबंध है उसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भारतवर्ष से जुड़े निबंध को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके लिखना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आप जिस किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखना चाहते हैं उस टॉपिक को आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग में इस तरीके से डाल लेना है, ठीक है। जैसे कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक है भारतवर्ष। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भारतवर्ष पर निबंध, ठीक है। तो दोस्तों, हमने हेडिंग में क्या डाला है? हमने हेडिंग में भारतवर्ष डाला हुआ है। आप लोगों को अपने एग्जाम में जो कॉपी मिलेगा उस कॉपी में दोस्तों आप लोगों को भारतवर्ष भी हेडिंग में डालना है, ठीक है। अगर आप लोग भारतवर्ष पर निबंध लिखना चाहते हैं तो यदि आप लोग पर्यावरण पर निबंध लिखना चाहते हैं तो दोस्तों हेडिंग में आप लोग पर्यावरण ही दीजिएगा, ना कि भारतवर्ष दीजिएगा, ठीक है। साथ ही क्रम देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। देख लीजिएगा कि भारतवर्ष किस क्रम में आया हुआ है। दोस्तों, 5 टॉपिक होते हैं। जो प्रश्न होते हैं ना निबंध वाला, उस प्रश्न में दोस्तों 5 टॉपिक दिए हुए रहते हैं। आप लोगों को किसी एक टॉपिक पर निबंध को लिखना होता है। वह टॉपिक जिस क्रम में आएगा, जैसे कि अगर कोई टॉपिक क में आ रहा है, कोई टॉपिक ख में आ रहा है, कोई टॉपिक ग में आ रहा है, मानकर चलते हैं कि जो भारतवर्ष है वो क्रम में घ में आ रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर घ क्रम में लिख देना है और उसके सामने आप लोगों को हेडिंग दे देना है। उसके एक लाइन नीचे आप लोगों को भूमिका दोस्तों लिखना है, ठीक है। इस भूमिका में दोस्तों आप लोगों को भारतवर्ष से जुड़ा जो परिचय है, भारतवर्ष से जुड़ा जो इंट्रोडक्शन है, उसे ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग भारतवर्ष का परिचय जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है भारत, जिसे भारतवर्ष भी कहा जाता है, एक प्राचीन और महान राष्ट्र है जिसकी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास कई हजार वर्षों पुराना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत को संस्कृत भाषा में भारतवर्ष कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत देश के लोकप्रियता का, तो दोस्तों भारत देश की जो लोकप्रियता है वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत देश एक प्राचीन और महान राष्ट्र है। हमारा जो भारत देश है दोस्तों, यह बहुत ही एक प्राचीन देश है। आप लोगों ने इस विश्व में बहुत सारे देशों के बारे में सुना होगा कि इटली का निर्माण कैसे हुआ है, पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ है, बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ है, अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ है, जापान का निर्माण कैसे हुआ है। आप लोगों ने दोस्तों बहुत सारे देशों के निर्माण के बारे में जो कहानियां होगी, जो दोस्तों इनके तथ्य होंगे, उनके बारे में आप लोगों ने इतिहास के माध्यम से सुना होगा। लेकिन आप लोगों ने दोस्तों ये नहीं सुना होगा कि भारत देश का निर्माण कैसे हुआ है। अगर आप लोगों ने भारत देश के निर्माण के बारे में कथा पढ़ी भी होगी तो दोस्तों आपने जो कथा पढ़ी होगी वो कथा दोस्तों आपने काफी पुरानी पढ़ी होगी। इससे दोस्तों यह पता चलता है कि हमारा जो भारत देश है वो कितना ज्यादा प्राचीन देश है। हमारा जो भारत देश है वो कितना दोस्तों पढ़ रहा हुआ है। यानी कि हमारे भारत देश की जो दोस्तों राष्ट्रीयता है, हमारे भारत देश की जो महत्ता है, यह दोस्तों बहुत ही प्राचीन है,
ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा भारत देश का जो निर्माण है वो आज नहीं बल्कि कई लाख वर्ष पहले ही दोस्तों हमारे भारत देश का निर्माण हुआ है। लाख नहीं बोलेंगे, हम लोग हजार बोलेंगे। यहाँ पर लाख बोलना गलत होगा, क्योंकि लाखों वर्ष पहले दोस्तों जो पूरा का पूरा जो पृथ्वी था वो खुद अपने अस्तित्व में नहीं था। यहाँ पर लाख ना बोलकर दोस्तों हम लोग जानते हैं, हम लाख ना बोलकर हम हजार बोलेंगे। हाँ, लाख वर्ष का प्रयोग हम करेंगे किसके लिए? तो वेदों के लिए, ठीक है। वेदों के लिए हम लाख शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ना कि भारत देश के लिए। आप लोग दोस्तों बस ये समझ कर रखिएगा कि हमारे भारत देश का जो इतिहास है वो लाखों वर्ष तो पुराना नहीं है, लेकिन हजारों वर्ष पुराना अवश्य है, ठीक है। इसी को यहाँ पर लिखा गया है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इतिहास के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने भारत से जुड़े बहुत सारे दोस्तों आपने तथ्यों के बारे में जाना होगा, जिसका इतिहास दोस्तों वास्तव में हजारों वर्ष से पुराना रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बताया जा रहा है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। यह देश दक्षिण एशिया में स्थित है। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा भारत देश एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। अगर बात करें एशिया महादेश के किस दिशा में हमारा भारत देश आता है, तो दोस्तों वो आता है दक्षिण भाग में, ठीक है। दक्षिण भाग में हमारा भारत देश आता है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारा भारत देश से क्षेत्रफल के हिसाब से, किसके हिसाब से दोस्तों? क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और पहला देश कौन है? तो पहला देश है रूस, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से पहला जो देश है वो है कौन दोस्तों? वो है रूस, ठीक है। और जो दोस्तों भारत देश से पहले यानी कि जो छठा देश वो कौन है? वो है दोस्तों ब्राजील, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जबकि जनसंख्या के आधार पर यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों आज से हजारों वर्ष पहले की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम आज आधुनिक समय में देखें तो दोस्तों आधुनिक समय में हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे भारत देश में जनसंख्या का जो विस्तार है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो चुका है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो दोस्तों विश्व के लिए जनसंख्या के तौर पर एक बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे कहा जा रहा है भारत की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहर और आधुनिक विकास से इसे एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। दोस्तों हमारे भारत देश की सांस्कृतिक विविधता बहुत ही लोकप्रिय रही है। हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं जो कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हैं। साथ ही हमारे भारत देश में आज होने वाले जो आविष्कार हैं, हमारे भारत देश में होने वाले आज जो खोज है, हमारे भारत देश में आज आधुनिक समय में होने वाले जो विस्तार है, इस विस्तार के कारण हमारे भारत देश की जो पहचान है वो दोस्तों पूरे विश्व में काफी दोस्तों फैल चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक के आधार पर, ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर और साथ ही आज के इस आधुनिक विकास के आधार पर हमारा देश अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल भी पीछे नहीं है बल्कि आगे है। हमारा देश उन देशों से दोस्तों अपनी तुलना करता है जो बहुत ही आगे है, जो विश्व में अपना दूसरा और तीसरा स्थान रखते हैं। उन देशों से हमारा जो देश है वो दोस्तों तुलना करता है। तो ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हमारे भारत देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो काफ़ी उच्च है, काफ़ी अच्छी है। साथ ही हमारे भारत देश में एकता का दोस्तों जो प्रभाव है वो काफ़ी उच्च है। और साथ ही साथ हमारे भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं वो दोस्तों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और साथ ही सरकार की मदद करते हैं और साथ ही हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को समझ बूझकर दोस्तों अपने एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। जो भूमिका वाला टॉपिक है वो दोस्तों खत्म हो चुका है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है दोस्तों इतिहास से। आपने भारत से जुड़े बहुत से इतिहास के बारे में जाना होगा, उन्हीं को मिला जुला कर आप लोगों को इस भाग में लिख देना है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है
भारत का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विस्तृत है। हमारा भारत देश दोस्तों शुरू से ही संपन्न देश रहा है। हमारा भारत देश बिल्कुल भी गरीब देश दोस्तों नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि आज़ादी के बाद जो हमारा भारत देश था वो काफ़ी गरीब देश था। दोस्तों यह बात 100% सही है कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे भारत देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो दोस्तों काफ़ी नीच थी। हमारे भारत देश की जो लोगों की स्थिति थी आज़ादी के बाद वो दोस्तों काफ़ी दयनीय हो चुके थे। लेकिन दोस्तों इसका एक कारण था। कारण क्या था? कारण था अंग्रेजों और मुसलमानों का लूटपाट। अंग्रेज और मुसलमान जब हमारे भारत देश में आए तो दोस्तों उन्होंने हमारे भारत देश का खूब खनन किया। हमारे भारत देश के संपदाओं के साथ दोस्तों खूब उन्होंने हमारे भारत देश के संपदाओं के साथ क्षति किया और साथ ही साथ हमारे भारत देश में रहने वाले जो भारतीय लोग थे उनके साथ उन्होंने खूब दुर्व्यवहार किया और कई भारतीयों को तो दोस्तों उन्होंने मार दिया था। और साथ ही उन्हें पढ़ने के लिए अर्थात उन्हें ज्ञान देने के लिए जो स्तर होते थे वो बिल्कुल भी दोस्तों अंग्रेजों और मुसलमानों द्वारा दिए नहीं जाते थे, जिसके कारण हमारा भारत देश आज़ादी के बाद काफ़ी गरीब और पिछड़ चुका था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जैसे ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उसके 1 से 2 साल बाद ही, ठीक है, हमारे भारत देश के 1950 से बात कीजिए ना, जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था ना तो दोस्तों 1950 के बाद हमारे भारत देश की जो स्पीड थी आर्थिक स्थिति सुधारने की वो काफ़ी दोस्तों तेज़ी से बढ़ने लगी थी। और देखते ही देखते एक समय दोस्तों ऐसा आ गया था कि हमारे भारत देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो काफ़ी दोस्तों सुधर चुकी थी। और आज के इस समय आप देख ही सकते हैं कि हमारे भारत देश की जो गिनती होती है वो विश्व के चुने गए बड़े बड़े देशों में होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो शुरू से ही संपन्न और समृद्ध रहा हुआ है। ठीक है, जब हमारे भारत देश में ईश्वर का अवतार हुआ था, जब हमारे भारत देश में मनुष्यों का अवतार हुआ था, जब हमारे भारत देश में मुगल आए थे, जब हमारे भारत देश में अंग्रेज आए थे, तब भी दोस्तों हमारा जो भारत देश था वो आर्थिक स्थिति से बहुत ही संपन्न था। और साथ ही हमारे भारत देश में जो दोस्तों प्राकृतिक संपदाएं थी वो भी दोस्तों बहुत ही उच्च मात्रा में हमारे देश में विद्यमान थी। अब देखिए जो भी लोग जिस क्षेत्र में आ रहे हैं वहाँ पर ऐसे तो जाएंगे नहीं, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ना, कभी ना वहाँ पर लोग जाएंगे। बताइए दोस्तों अंग्रेज अपने देश को छोड़कर क्यों आएंगे हमारे देश में? अगर हमारा भारत देश भिखारी देश रहता, अगर हमारा भारत देश दोस्तों आर्थिक व्यवस्था से हीन रहता तो हमारे देश में अंग्रेज और मुगल बिल्कुल भी नहीं आते। उन्हें पता था कि भारत देश एक बहुत ही संपन्न देश है, यहाँ पर बहुत सारे सोने, बहुत सारे खनिज संपदाएं उपस्थित हैं जो उनके लिए काफ़ी दोस्तों क्या हो सकते थे, काफ़ी उनके लिए उपयोगी हो सकते थे। वो चीज़ उनको पता था कि भारत देश में जो भारत देश के लोग हैं वो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं जिससे कि वे लोग इसका उपभोग कर सके। इसलिए दोस्तों वे लोग भारत देश में आए थे और लोगों को बंदी बनाकर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करके उन्होंने भारत देश पर कब्जा किया था और भारत देश की जो संपदा था उसका दोस्तों उन्होंने खनन किया था। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, मैंने आप लोगों को बस इसीलिए दोस्तों समझाया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ बूझ कर अपने एग्जाम में लिख सके। हाँ, बहुत सारे अब ये कहेंगे कि सर जब मुगल बादशाह आया था, जब अंग्रेज आए थे हमारे भारत देश में तो क्या उस समय कोई लोग पढ़े लिखे नहीं थे? उस समय के जो देश के हमारे लोग थे वो क्या अनपढ़ थे? तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। उस समय के जो लोग थे वो भी दोस्तों पढ़े लिखे थे, उनके पास भी ज्ञान था। ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान नहीं था, लेकिन ज्ञान दोस्तों 100% में से 20% के पास ही था। सभी लोगों के पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं था। जिनके पास ज्ञान था उन्हीं लोगों ने अपने इस देश को बचाने का काम किया हुआ है, नहीं तो आज हमारा जो देश होता है वो बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डीप में नहीं जाते हैं। आगे बताया जा रहा है यह वैदिक काल से प्रारंभ होकर मौर्य, गुप्त, मुगल और ब्रिटिश शासन कालों तक फैला हुआ है। वैदिक काल कहने का मतलब जब वेदों का आरंभ हुआ था, जब वेद प्रारंभ हुए थे, जब हमारे भारत देश में ऋषि मुनि आए थे उन्होंने वेदों को लिखना शुरू किया था। हमारे भारत देश में जब आए थे वेद व्यास जी, उन्होंने जब अपने हाथों से
दोस्तों वेदों का खंडन किया था, आप लोगों को पता है ना। वेदों का खंडन करने वाले कौन थे? वेदों का खंडन करने वाले वेद व्यास थे, जिनका असली नाम था कृष्ण देवप्यान। दोस्तों वेद के 4 भाग उन्होंने ही किया था। देखिए वेद के 4 भाग पहले से ही थे, ठीक है। वेद के जो 4 भाग होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इसके 4 भाग पहले से ही थे, ठीक है। लेकिन इन चारों भाग के भी दोस्तों 4-4 भाग हैं। प्रत्येक वेद के 4-4 भाग हैं, जिन्हें संहिता, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग करने वाले कौन थे? तो वेद व्यास थे। उस समय से लेकर आज इस समय तक हमारा जो भारत देश है वो दोस्तों क्या है, वो फैला हुआ है, ठीक है। उतने समय से दोस्तों वो फैला हुआ है हमारा भारत देश, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों किसने किसने राज किया? यहाँ पर मौर्य ने राज किया, गुप्त ने राज किया, मुगलों ने राज किया और अंग्रेजों ने राज किया। आगे है यहाँ पर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। दोस्तों अगर आपने इतिहास के माध्यम से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में अच्छे से जानकारी को प्राप्त किया होगा तो आपने जाना होगा कि हमारे भारत देश की महत्ता पूरे विश्व में कितना ज़्यादा दोस्तों रही है। हमारे इस भारत देश में ही दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यताओं का विकास हुआ है। अगर हम इसी के साथ आगे देखें तो दोस्तों आगे बताया जा रहा है, समय के साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म और आगे बताया जा रहा है क्या? आगे बताया जा रहा है आदि धर्मों का उदय हुआ, जो ना केवल देश में बल्कि विश्व भर में फैल गए। दोस्तों हमारे भारत देश में ही अनेक धर्मों का उदय हुआ था। इसी देश में दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, ठीक है। इसी देश में दोस्तों अनेक धर्म के लोग, अनेक जाति के लोग निवास करते हैं और इन लोगों के बीच जो प्रेम होता है, इन लोगों के बीच जो मित्रता होता है, इन लोगों के बीच जो एकता होता है, वो दोस्तों बहुत ही अद्वितीय होता है। इनकी यही एकता, इनकी यही दोस्तों प्रेम पूरे विश्व को प्रभावित करती है। पूरा विश्व दोस्तों हैरान रहता है कि भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग होने के बावजूद भी भारत देश में बिल्कुल भी खंडता का स्वरूप देखने को नहीं मिलता। दोस्तों यह हमारे भारत देश में रहने वाले अलग अलग धर्मों के लोगों की देन है, जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और अपने देश को बिल्कुल भी तोड़ने का प्रयत्न नहीं करते हैं, अपने देश को बिल्कुल भी खंडित होने का प्रयत्न नहीं करते हैं। दोस्तों आज के इस समय जो हमारा ये देश टूट रहा है वो टूट रहा है दोस्तों सरकार के कारण। हमारे देश में जो दोस्तों खंडता का स्वरूप देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के कारण ही हमारे देश के जो लोग हैं अलग अलग धर्म के, उनके बीच दोस्तों लड़वाया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो देश है वो कमजोर हो सके और दूसरे देश हमारे देश पर कब्जा कर सके। लेकिन हमारे भारत देश के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी अशिक्षित नहीं है दोस्तों आज के इस समय दोस्तों हमारे भारत देश के जो लोग हैं वो काफ़ी शिक्षित हो चुके हैं। वो समझते हैं कि सरकार के द्वारा हमें लड़ाया जा रहा है और हमें आपस में ही मर कट के मारा जा रहा है। इसलिए दोस्तों हमारे भारत देश के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे से ना लड़ते हैं और ना ही झगड़ते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर साथ रहते हैं और आने वाले हर विषम परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। और दोस्तों हम लोगों को भी यही सोचना चाहिए कि हमारे देश में अगर कभी भी कोई भी अगर विषम परिस्थिति आए तो हम ये ना देखें कि अगला जो पर्सन है वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस कैटेगरी का है या किस मतलब दोस्तों भाग का है। ये सब बिल्कुल भी हमें नहीं देखना है। बस हमें ये देखना है कि यह भारतवासी है, हमारे इस देश के रहने वाला, यह एक पुरुष है, एक आदमी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों आज भी आप अपने देश में ऐसे बहुत सारे दोस्तों भिखारियों को देख सकते हैं, भिखारी नहीं बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे दोस्तों मनुष्यों को देख सकते हैं जिनके पास खाने के लिए 2 रोटी नहीं है। लोग देखते हैं कि वो भूखा है, वो देखते हैं लोग कि वो खाने के में असमर्थ है, उसके पास पैर में चप्पल नहीं है, वो मतलब अपने शरीर से असमर्थ है, वो खा नहीं सकता, लेकिन फिर भी लोग देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर ने आप लोगों को सामर्थ्यवान बनाया है, अगर ईश्वर ने आपको उतना दिया है जिससे कि आप दूसरों की मदद कर सकें,
तो दोस्तों ऐसे लोगों को उन लोगों की मदद कर देनी चाहिए। अगर दोस्तों देखिए, जो लोग पैसे से समर्थवान हैं, अगर वे लोग थोड़ा थोड़ा ही सही अगर गरीबों की मदद करने लग जाएं, जिस बेटी का शादी नहीं हो रहा है, जिसके बाप गरीब है, अगर उस बेटी के शादी में थोड़ा बहुत योगदान दे दें, तो दोस्तों हमारा जो भारत देश वो बहुत ही आगे जा सकता है। अभी भी हमारा भारत देश उतना समृद्ध नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए था, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो कि हमारे भारत देश को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे भारत देश में होने वाले जो असमता है उसे लोगों के सामने दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक ना, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे दोस्तों बताया जा रहा है भारत में, यहाँ पर मिटा देते हैं, सुनिएगा। भारत में 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक नया युग प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई और भारत को ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्त कराया। दोस्तों आप जानते हैं कि उपनिवेश किसे कहते हैं? दोस्तों उपनिवेश उसे कहते हैं कि जब भी कोई देश किसी बड़े देश के अधीन रहता है, यानी कि जब कोई देश किसी शक्तिशाली देश के अधीन रहता है तो वह कमजोर देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा भारत देश ब्रिटेन देश का 200 सालों से उपनिवेश रहा है, तब जाकर हमारे भारत देश को उस देश से मुक्ति मिली। किसके बाद? तो आज़ादी के बाद। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। संप्रभु कहने का मतलब है कि हमारे भारत देश में रहने वाले कुल जितने सारे भारत देश के लोग थे वे सभी लोग अब एक दूसरे के साथ मिलकर सारे धर्म और भेदभाव को भुलाकर एक साथ रहने लगे, यानी कि अब इसमें कोई भी भेदभाव की भावना नहीं थी, सभी लोग एक ही प्रभु को मानने वाले थे। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे जो महापुरुष थे उन्होंने नारा भी दिया था कि सबका मालिक एक है, चाहे जिससे गोसाई बाबा का नारा था। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे दोस्तों महापुरुष थे जिन्होंने अपने नारा के माध्यम से बताया था कि सबका ईश्वर एक ही है। ईश्वर के नाम पर भी हमारे भारत देश के लोगों को, हमारे भारत देश के हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया गया है, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो मनुष्य हैं, उनके जानों की दोस्तों क्षति हुई है, उनके परिवारों की दोस्तों बर्बादी हुई है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं संस्कृति में। संस्कृति में दोस्तों क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। संस्कृति में हम लोग भारत देश की संस्कृति के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि अन्य देशों की तुलना में हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो काफ़ी दोस्तों उच्च है। आज भी देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे भारत देश के गाँव में ऐसे बहुत सारे महिलाएँ हैं, ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे भारत देश के संस्कृति को कर रखे हुए हैं। दोस्तों आज के इस आधुनिक समय में, आज के इस मॉडर्न समय में हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो भी दिन प्रतिदिन लुप्त होते जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो कि अभी भी हमारे भारत देश की संस्कृति को बचा के रखी है। दोस्तों आज आप लोग देख रहे होंगे कि जिन महिलाओं की शादी हो जाती है वे महिलाएं बिल्कुल भी साड़ी नहीं पहनती हैं। जिन महिलाओं की शादी हो जाती है वे महिलाएं बिल्कुल भी अपने हाथों में चूड़ी या कंगन नहीं पहनती है, अपने मांग में बिल्कुल भी भरपूर जो सिंदूर होता है उसे नहीं लगाती हैं। दोस्तों यह महिलाओं का एक अधिकार है। पहले से ही, शुरू से ही जो हमारे पूर्वज हैं भारत देश के, उन्होंने यह सिखाया है कि जिस महिला का शादी हो जाता है, जो महिला विवाहित तो होती हैं, उन्हें साड़ी पहनना चाहिए, उन्हें घूंघट में रहना चाहिए। लेकिन आज दोस्तों जो समय है वो काफ़ी बदल चुका है। आज की जो महिलाएं हैं वो दोस्तों कैसी हो चुकी हैं, वो दोस्तों मॉडल हो चुकी है। वो मॉडल कैसे हुई है तो दोस्तों वो दूसरे देश के लोगों को देख कर हुई है, फिल्म से, टीवी से, मोबाइल से, ये सब दोस्तों इसमें देख कर वो सीखी हैं कि कैसे मॉडल में रहा जाता है। दोस्तों मॉडल में अगर जो लोग रहेंगे, जो पुरुष या महिलाएं मॉडल में रहेंगे, वो अपने संस्कृति को भूल जाएंगे। हमें बिल्कुल भी अपने देश की संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता अपने वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जीन्स पहनना छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि युवाएं जीन्स खोलकर धोती पहन लें। दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि जो युवाएं हैं अगर वो जीन्स पहन रहे हैं तो अपने फैशन को सीमित रखें ताकि अगले को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, अब देखिए जिसके पिताजी मजदूरी करते हैं, जिसके पिताजी
दिहाड़ी करते हैं उसका जो पुत्र होता है, उसका जो बेटा होता है, वो जीन्स पहनकर चलता है, वो फटा हुआ स्टाइलिश जो जीन्स है वो मारकर चलता है, तो क्या ये शोभा देता है? यह बिल्कुल भी शोभा दोस्तों नहीं देता है। हमारे देश में यही दोस्तों सिखाया गया है कि अगर कोई भी आपके घर में कोई भी अगर लोग आ जाए, कोई भी अगर एक जानवर भी आ जाए तो उसे भी एक रोटी दे दिया जाता है। लेकिन आज समय ऐसा हो चुका है हमारे भारत देश में कि अगर कोई भी अतिथि हमारे घर आता है तो हम उसे द्वार से ही पूछकर विदा कर देते हैं। हाँ, क्या काम है, किन से काम है, चलिए, यही पूछ पाछ कर हम उनको विदा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम हमें उन्हें नाश्ता तक जरूर कराना चाहिए। जैसा हमारे पूर्वजों ने देश की संस्कृति के बारे में आने वाली पीढ़ियों को बताया है, सिखाया है, उन पीढ़ियों को अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखानी चाहिए, जिससे कि हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो बिल्कुल भी दोस्तों मरे ना। अगर हमारे भारत देश की संस्कृति मर जाएगी तो फिर विदेश में और हमारे इस देश में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। दोस्तों, हमेशा से हमारे भारत देश में यह सिखाया जाता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। अगर आप दूसरे देश में जाकर देखें तो ऐसा ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे भारत देश में स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया जाता है, हमारे भारत देश में अन्न का सम्मान करना सिखाया जाता है, हमारे भारत देश में धन का सम्मान करना सिखाया जाता है, हमारे भारत देश में बड़े लोगों का सम्मान करना सिखाया जाता है। अगर आप दूसरे देश में जाइएगा तो वहां पर बिल्कुल भी ये सारे चीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, जो लाज है, जो शर्म है, उसे रखना चाहिए, उसे बिल्कुल भी मिटाना नहीं चाहिए। अगर यह जिस दिन मिट जाएगा उस दिन हमारे भारत देश की जो संस्कृति की जो परंपरा है वो दोस्तों खत्म हो जाएगी और दिन प्रतिदिन यह खत्म होती भी जा रही है। बताया जा रहा है इसमें भारत की संस्कृति विश्व में अद्वितीय है, मतलब भारत देश को छोड़कर इसकी जो संस्कृति है वो आपको किसी और देश में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हाँ, भले भारत देश का कॉपी कर ले वो तो बात अलग है, लेकिन भारत देश की जो दोस्तों संस्कृति रही है ऐसी संस्कृति आप लोगों को किसी और देश में बिल्कुल भी मिल नहीं सकती है। यहाँ कई धर्म, भाषाएं, रीति रिवाज, त्योहार और परंपराएं हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के भाषाएं हैं और साथ ही कई प्रकार के रीति रिवाज हैं और साथ ही कई प्रकार के त्योहार और परंपरा हैं। दोस्तों, आज के इस आधुनिक समय में जो युवाएं हैं, जो आजकल की लड़कियां हैं, वो बिल्कुल भी इन परंपराओं को, इन त्योहारों को, इन रीति रिवाजों को, इन धर्मों को नहीं मान रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी किसी घर में हमारे भारत देश में जब भी किसी घर में कोई शिशु जन्म लेता है तो उस शिशु को सबसे पहले भगवान के सामने रखकर, पहले मतलब जब उस शिशु को नहा धोकर जब माँ अपने हॉस्पिटल से घर चली आती हैं तो उसके बाद बच्चे को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें भगवान के पास ले जाया जाता है, भगवान के सामने रखकर उसकी लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। लेकिन आज दोस्तों ऐसा है, आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो बिल्कुल भी भगवान को लोग धन्यवाद नहीं करते हैं कि उन्होंने हमें एक संतान दिया है। भगवान को लोग बिल्कुल भी पूछते तक भी नहीं है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आजकल आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों कि आजकल के जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, वो दोस्तों अपने मन से लव मैरिज का नाम देकर, कौन सा नाम, लव मैरिज का नाम देकर शादी कर ले रहे हैं। ना कोई रीति रिवाज, ना कोई रस्म, ना कोई धर्म और ना ही कोई दोस्तों त्योहार, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ ये सब होता है? ये सब होता है विदेशों में। हमारे देश की ये परंपराएं नहीं है, लेकिन तेजी से ये परंपराएं आज के इस समय हमारे देश में बढ़ रही है। दोस्तों, अगर ऐसा ही रहेगा तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी यही सीखेगी। वो भी क्या करेगी कि अपने समय में किसी लड़की से लव मैरिज करके वो शादी कर लेगी। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके से हम अपने देश के परंपरा को खोते रहेंगे, हम अपने देश के रीति रिवाज को भूलते चले जाएंगे, तो दोस्तों हमारे भारत देश में क्या जो क्या बोलते हैं सांस्कृतिक जो परंपरा है वो बचेगी? नहीं बच पाएगी। तो हमारे भारत देश के सांस्कृतिक परंपरा को बचाने का जो काम है वो हम लोगों का है। हम लोग अपने भारत देश में जानवर से लेकर पेड़ पहाड़ों से लेकर नदी तालाबों से लेकर दोस्तों जो पत्थर की मूर्तियां होते हैं उन्हें तक भी दोस्तों हम पूजते हैं। जो दोस्तों पालतू पशु होते हैं जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, उनको तक हम सम्मान देते हैं। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरे देश में क्या करते हैं कि इन पशुओं को मारकर खा जाते हैं।
तो दोस्तों जैसा जैसा सांस्कृतिक हमारे देश में अभी इस समय विद्यमान है, अगर उस संस्कृति को हम भूल जाएंगे, उस परंपरा को हम भूल जाएंगे, तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे हमारा देश विश्व में चरमोत्कर्ष पर अपना स्थान दोस्तों बनाएगा, बताइए। नहीं बना सकता है। ऐसे ही तो आप लोगों को मिला जुला कर रखना है, ठीक है। आगे है, भारत में 22 से आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, पंजाबी आदि प्रमुख भाषाएं हैं इस देश में, और उतने सारे लोग भी हैं जो कि इन सभी भाषाओं को बोलते हैं, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे कहा जा रहा है, देश में हर राज्य की अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपरा है। दोस्तों जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब का, पंजाब देश की जो परंपरा है वो दोस्तों बिहार देश से अलग है। झारखंड देश की जो परंपरा है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्य से अलग है। पश्चिम बंगाल के लोगों की जो परंपरा है वो दोस्तों मुंबई के लोगों से अलग है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश में कुल जितने सारे राज्य हैं, इन राज्यों में निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी परंपरा अन्य राज्यों की तुलना में अलग अलग है। साथ ही अगर हम बात करें त्यौहार का, तो दोस्तों त्यौहार भी अलग अलग होते हैं। त्यौहार अलग अलग होते हैं किस प्रकार से, तो धर्म के प्रकार से। दोस्तों जो लोग हिंदू धर्म के होते हैं वो अपना हिंदू धर्म वाला त्यौहार मनाते हैं। जो लोग सिख धर्म के होते हैं वो अपना सिख धर्म का त्यौहार मनाते हैं। जो लोग इस्लाम धर्म से होते हैं वे लोग अपने इस्लाम धर्म से जुड़े त्यौहार मनाते हैं। जो लोग बौद्ध या जैन धर्म से होते हैं वे लोग बौद्ध धर्म या जैन धर्म से जुड़े हुए त्यौहार मनाते हैं। यानी कि हमारे देश में हर 2-3 महीनों के अंतराल में एक से बढ़कर एक त्यौहार देखने को मिलते हैं। ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि अगर होली हिंदू धर्म के लोग मना रहे हैं तो मुसलमान धर्म के लोग होली नहीं मना सकते हैं, वो भी मना सकते हैं। ये तो दोस्तों स्वतंत्रता दी गई है भारत देश के लोगों को सरकार के द्वारा। कोई भी लोग कोई भी त्यौहार मना सकता है। अगर हिंदू धर्म के लोग बौद्ध धर्म का त्यौहार मनाना चाहें तो क्या उन्हें कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है, वे मना सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। दोस्तों खुशियों का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आपको खुशियाँ जिस चीज़ में मिल रही है आप वहाँ से अर्जित कर लीजिए, क्योंकि दुख में पड़ने के बाद जो लोग होते हैं वो कुछ समय सांत्वना देकर तो चले जाती हैं, लेकिन जब खुशी मिलती है तो खुशी जहाँ से मिल रही है वहाँ से हमें ले लेनी चाहिए। दोस्तों 365 दिन में से बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जहां पर आप लोगों को बराबर कोई ना कोई त्यौहार हमारे भारत देश में देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन अगर बात करें दूसरे देशों का, तो दोस्तों दूसरे देश में कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है। दूसरे देश में दोस्तों दुर्गा पूजा का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग दुर्गा पूजा को नहीं मानते, माँ देवी को नहीं मानते। वे लोग अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं, वे लोग अपने मेहनत पर भरोसा रखते हैं, ना कि भाग पर, यानी कि भगवान पर भरोसा नहीं रखते। लेकिन हमारे भारत देश के जो लोग होते हैं वो भगवान पर भरोसा रखते हैं, भाग और कर्म दोनों पर भरोसा रखते हैं, ठीक है। और यही हमारे भारत देश की जो परंपरा है वो दोस्तों अन्य देशों की तुलना में काफ़ी उच्च बनाती है। आगे कहा जा रहा है, समझिएगा। मैं जानता हूं आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा कि सर ये तो निबंध है, आप निबंध से कहाँ घुस जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल भी अपने एग्जाम में भारत देश से जुड़े जो निबंध है उसे लिखने में बिल्कुल भी भूले ना, ठीक है। दोस्तों अगला है भौगोलिक स्थिति। इस भाग में आप लोगों को भारत देश से जुड़ी जो भौगोलिक स्थिति है उसी को लिख देना है। दोस्तों अगर आप लोगों ने भूगोल पढ़ा होगा तो आप लोगों ने भारत देश से जुड़े हुए कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में जरूर जाना होगा। उन्हीं स्थितियों को दोस्तों मिला जुला कर इस भाग में आप लोगों को लिख देना है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश की जो जलवायु होती है वो मानसूनी होती है। कहने का मतलब हमारे भारत देश में सभी प्रकार के मौसम समय अनुसार पाए जाते हैं। हमारे भारत देश में कोई एक निश्चित प्रकार के मौसम नहीं पाया जाता है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है भारत भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विविधतापूर्ण है। उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला है। अगर आप लोग भारत के उत्तर दिशा में जाइएगा, उत्तरी भाग में जाइएगा, तो वहां पर आप लोगों को हिमालय की पहाड़ियां दिखाई देंगी। हिमालय के जो भाग वाले पहाड़ियां हैं वो दोस्तों आप लोगों को दिखाई देंगे, जो कि भारत की शोभा को बढ़ा रहे हैं।
ये जो पहाड़ियाँ है, ये जो पर्वत की श्रृंखला है, हिमालय की जो पर्वत की श्रृंखला है, ये श्रृंखलाएं अन्य एशियाई देशों से भारत को अलग करती है। ये पर्वत की श्रृंखला ही यह बताती है कि इस पर भारत देश है और उस पार कोई और देश है। ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर, आप लोगों ने भारत के चौहद्दी से जाना होगा कि दक्षिण में कौन सा सागर है भैया, तो दक्षिण में हमारे भारत के हिंद सागर है, हमारे भारत के दक्षिण में हिंद सागर है। ठीक है। पश्चिम में है अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यानी हमारा भारत देश तीनों ओर से समुद्रों की लहरों से लहराता रहता है और इन्हीं लहरों के कारण हमारे भारत देश की जो शोभा है वो दोस्तों बहुत ही बढ़ती जाती है। ठीक है। यहाँ पर थार का रेगिस्तान, गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान, पश्चिमी घाट और सुंदरबन का दलदली इलाका भी देखने को मिलता है। भारत की भूमि पर अनेक नदियां बहती है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर केवल नदियां ही नदियां हैं और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कोई नदियां है ही नहीं और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर मुश्किल से एक दो नदियां हैं। लेकिन हमारे इस भारत देश में नदियों की कोई कमी नहीं है। हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में, हर एक दोस्तों भाग में आपको नदी देखने को मिल सकता है, आपको पहाड़ देखने को मिल सकता है, आपको जंगल देखने को मिल सकता है। हमारे भारत देश की जो प्राकृतिक संपदा है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विस्तृत है, जो कि अन्य देशों में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इन्हीं प्राकृतिक संपदाओं के कारण हमारा जो भारत देश है वो दोस्तों संपन्न देश है। पैसा से ना, पैसा तो हमारे भारत देश से अन्य देशों में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दूसरे देश में अगर हम बात करें पैसों का, तो दूसरे देश के जो लोग होंगे वो दोस्तों हम लोगों से ज़्यादा पैसा कमाते होंगे, पैसा ज़्यादा रखे होंगे, लेकिन उनके देश में जो प्राकृतिक संपदा है वो वैसा नहीं है जैसा हमारे भारत देश में है। तो हमें अपने भारत देश के अपने पैसे पर नहीं बल्कि अपने भारत देश के प्राकृतिक संपदा पर घमंड रखना चाहिए। हमें ईश्वर से यह हमेशा और हमेशा यह कहकर धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें उस देश में जन्म दिया है जिस देश में आपने स्वयं जन्म लिया था। आपने हमें उस देश में जन्म दिया है जिस देश में मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिल पाता है। आपने मुझे उस देश में जन्म दिया है जिस देश में मैं अपने माता को माँ बोल पाता हूँ, अपने पिता को पिता बोल पाता हूँ, ना कि डैडी बोल पाता हूँ, और ना ही मैं अपने माँ को कोई और शब्द से पुकार पाता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों ये सारा जो सौभाग्य है वो आप लोगों को भारत देश में ही देखने को मिलता है, भारत देश में ही सीखने को मिलता है। अन्य देशों में दोस्तों ऐसी जो परंपराएं हैं, ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो संस्कार है वो नहीं सिखाया जाता है। ठीक है। भारत की भूमि पर अनेक नदियां बहती हैं, मैंने आप लोगों को ये सारा चीज़ बता दिया और भारत के लोगों के द्वारा इन नदियों को पूजा भी जाता है। इन नदियों को भारत के लोगों के द्वारा पूजा जाता है, भारत के लोगों के द्वारा इन नदियों को सम्मान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये नदियाँ हमारी प्यास बुझाती हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। ये हमसे कुछ नहीं लेती, फिर भी बिना कुछ लिए हमें बहुत कुछ देती है। हम पेड़ पौधों हर एक चीज़ को पूजते रहते हैं अपने भारत देश में, लेकिन दूसरे देश में ऐसा बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। वहाँ पर कोई अगर नदी है तो तुरंत लोग क्या करेंगे? नदियों के जल को दूसरे देशों में बेच देंगे, नहीं तो उस जल को किसी अन्य कामों में लगा देंगे। दोस्तों अगला है आर्थिक स्थिति। दोस्तों हमारे भारत देश की जो आर्थिक स्थिति है वो अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल भी खराब नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो भारत देश है वो दोस्तों एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश इसलिए है क्योंकि दोस्तों हमारे भारत देश में जितनी ज़्यादा मात्रा में कृषि की जाती है उतनी ज़्यादा मात्रा में किसी अन्य देश में नहीं की जाती है। हाँ, कुछ ऐसा देश है जहाँ पर कृषि की जाती है, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं की जाती जितनी ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में की जाती है। दोस्तों हमारे भारत देश के जो लोग होते हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी परिश्रमी होते हैं। हमारे भारत देश के जो किसान होते हैं और साथ ही उनकी जो पत्नियाँ होती हैं वो भी काफ़ी मेहनती होती है। उन्हीं लोगों के कारण हमारे भारत देश में अनाज का उत्पादन हो पाता है और अनाज का उत्पादन होने के कारण ही दूसरे देशों तक अनाज पहुंच पाता है और हम तक भी अनाज पहुंच पाता है। तब जाकर हमारे भारत देश की जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी और समृद्ध रह पाती है। दोस्तों जिस देश में अनाज उत्पादन करने वाले लोग होंगे उस देश की जो आर्थिक व्यवस्था होगी वो बिल्कुल भी खराब नहीं हो सकती है। दोस्तों आइए चलते हैं, इसमें समझते हैं
इसमें दोस्तों बताया जा रहा है भारत आज विश्व का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मैंने आप लोगों को बताया ही कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कृषि की व्यवस्था अन्य देशों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, ठीक है। और साथ ही भारत को पशुओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत देश के जो लोग होते हैं वो कई प्रकार के पालतू पशुओं को पालते हैं, यानी कि एक ऐसा पशु जो हमारे लिए उपयोगी होता है, जो हमारे काम का होता है, उन्हें वो पालते हैं। तब जाकर हमें दोस्तों दूध मिल पाता है, तब जाकर दोस्तों हमें ऊन मिल पाता है, और भी दोस्तों बहुत सारे वस्तुएं हमें इन पशुओं से मिल पाता है, ठीक है। बताया जा रहा है कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र इसका मुख्य आधार है। यहाँ आईटी, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल से टेक्सटाइल और फिल्म इंडस्ट्री जैसी अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों का विकास हुआ है। कहाँ पर? तो भारत देश में, ठीक है। भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ धान, गेहूं, गन्ना, कपास आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, जिसके कारण हमें किसी भी अनाज की कोई भी कमी नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा भारत देश कृषि व्यवस्था अर्थात आर्थिक स्थिति से भी काफ़ी संपन्न देश है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। हमारा भारत देश दोस्तों विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी काफ़ी विकासशील रहा है। इसमें बताया जा रहा है भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहा जाता है, इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों में सफलता हासिल की है। आगे सुनिएगा, आगे आप लोग ये सारा चीज़ जानते होंगे, ठीक है। भारत ने सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इसके अलावा चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी भारत की अग्रणी स्थिति है। दोस्तों साइंस और टेक्निकल के क्षेत्र में भी हमारा भारत देश बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा मात्रा में हमारे भारत देश के इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो दोस्तों विकास कर रहे हैं, वो खोज कर रहे हैं, वो नए नए चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा मात्रा में दोस्तों नासा भी नहीं कर रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा भारत देश साइंस के मात्रा में भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। साइंस के क्षेत्र में भी दोस्तों यह अपना स्थान आगे पूरे विश्व के देशों में रखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों अगला है समाज और संस्कृति। इस भाग में आप लोगों को भारत से जुड़े सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में आप लोगों को परिचय देना है, ठीक है। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इन लोगों के बीच बिल्कुल भी एकता का स्वरूप नहीं होता है। दोस्तों भले ही हमारे भारत देश में अलग अलग जात के लोग निवास करते हैं, अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं, लेकिन इन लोगों के बीच जो एकता होती है वो दोस्तों बहुत ही घनिष्ठ होती है। इन लोगों के बीच जो प्रेम होता है वो दोस्तों बहुत ही महान प्रेम होता है। ये लोग अपने ऊंच नीच की भावना को भूलकर, अपने जाति धर्म की भावना को भूलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। दोस्तों भले ही हमारे देश के लोगों का धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनके इंसानियत का जो धर्म है वो बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता है। इसी कारण हमारा जो भारत देश है वह एक प्रकार का अखंड देश है। बिल्कुल भी हमारा भारत देश खंडता वाला देश नहीं है। जिसने भी हमारे भारत देश को तोड़ने का प्रयास किया है वो खुद टूटकर दोस्तों चला गया है, लेकिन हमारा भारत देश कभी भी टूटा नहीं है, ठीक है। आगे है भारतीय समाज में परिवार और सामाजिक मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों हमारे भारत देश में एकता तभी हो सकती है जब आपके परिवार में एकता होगी। दोस्तों हमारे भारत देश के जिस परिवार में एकता नहीं होगी, जिस परिवार के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे, जिस परिवार में बिल्कुल भी लाज लिहाज नहीं होगा, जिस परिवार में लोग बड़ों का आदर करना नहीं सीखेंगे, उस परिवार में दोस्तों बिल्कुल भी एकता का स्वरूप नहीं रहेगा। अगर परिवार में एकता का स्वरूप
स्वरूप नहीं रहेगा तो वो परिवार जिस गांव का होगा उस गांव में एकता का स्वरूप नहीं रहेगा। वो गांव दोस्तों जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में एकता का स्वरूप नहीं होगा, और वो क्षेत्र जिस जिले में होगा उस जिले में एकता का स्वरूप नहीं होगा, और वो जिला जिस राज्य में होगा उस राज्य में एकता का स्वरूप नहीं होगा, और वो राज्य जिस देश में होगा उस देश में बिल्कुल भी एकता का स्वरूप नहीं होगा। अगर आप लोगों को अपने देश में एकता को बनाए रखना है तो आप लोगों को अपने परिवार में भी एकता बनाए रखनी होगी, तब जाकर हम अपने देश में एकता का झंडा गाड़ सकते हैं, अन्यथा हमारा जो भारत देश है वो दोस्तों टूट सकता है। आज की स्थिति ऐसी है कि जो भाई है वो भाई से अलग हो जा रहा है, पुत्र पिता से अलग हो जा रहा है, जो पुत्री है अपने पति से अलग हो जा रही है, यानी कि जो महिला है जो स्त्री है वो अपने पति से अलग हो जा रही है, डिवोर्स ले रही है। तो इसका सीधा सिंपल दोस्तों मतलब यह है कि इन लोगों के बीच बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ एकता नहीं, और जहाँ पर एकता नहीं वहाँ पर बिल्कुल भी घनिष्ठता नहीं। हमें अपने देश में एकता का स्वरूप कायम रखना है, ना कि अएकता का, ठीक है। भारत के लोग अपने संस्कारों, अतिथि सत्कार और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। मैंने ये सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया है कि भारत के जो लोग होते हैं वो कैसे अपने संस्कारों से बंधे होते हैं, ठीक है। अभी भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे गांव के लोग हैं जो अपने संस्कार को नहीं भूले हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तभी जाकर हमारे भारत देश में ये संस्कार देखने को मिलते हैं, ठीक है। विश्व में भारत का स्थान दोस्तों, इस भाग में आप लोगों को विश्व में भारत का जो स्थान है उससे संबंधित कथनों को लिखना है, ठीक है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। यह न केवल विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि विकसित राष्ट्रों के साथ भी सहयोग स्थापित कर रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ G20, BRICS और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्वपूर्ण सदस्य रह चुका है और है भी, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ आप लोगों को लिख लेना है। आइए चलते हैं निष्कर्ष पर। यही दोस्तों भाग इस वीडियो का लास्ट भाग है। लास्ट में आप लोगों को ऐसा ही निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है, सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, बताइए। इसमें बताया जा रहा है भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता के कारण अद्वितीय है। अद्वितीय कहने का मतलब है ऐसा स्वरूप किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलता। यह न केवल अपने प्राचीन गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है बल्कि आधुनिक युग में भी एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो दोस्तों आप जान ही चुके हैं कि आज के समय में जो भारत देश है वो किसी अन्य देशों की मदद कर रहा है। दूसरे देश पर संकट आ रहा है तो हमारा भारत देश ही उस देश को मदद दे रहा है। हमारे भारत देश की सरकार उस देश को हेल्प पहुंचा रही है। तो आप खुद से सोच सकते हैं कि हमारा भारत देश दिन प्रतिदिन कितना पावरफुल होते जा रहा है, ठीक है। आगे है दोस्तों, भारत की विविधता में एकता और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर इस विश्व में एक विशेष स्थान प्रदान करती है। तो मैंने बताइए किया कि भारत देश की जो एकता है और साथ ही इसकी जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, ये सारे चीज़ें विश्व में हमारे भारत देश को एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं, और इन्हीं गुणों के कारण जो बाकी देशों के लोग होते हैं वो हमारे भारत देश के संस्कृति को अपनाते हैं, हमारे भारत देश के परंपराओं को अपनाते हैं, हमारे भारत देश को आदर्श मानते हैं, हमारे भारत देश को गुरु मानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने भारतवर्ष से संबंधित इतने सारे लेक्चर दिए हैं। यदि आप लोगों को भारतवर्ष से संबंधित यह वीडियो काफ़ी पसंद आया है, इस वीडियो के माध्यम से आपने यह जाना कि भारतवर्ष पर निबंध कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, क्या क्या लिखना है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।